जय हिंद साथियों, पहले मैं अपने YouTube चैनल सरल सॉल्यूशन पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और चलिए पहले एक शायरी हो जाए कि मंजिल पाने चले हो तो कुछ इस तरह बूंद अपने तकदीर के धागे, कि मंजिल पाने चले हो तो कुछ इस तरह बूंद अपने तकदीर के धागे, कि पूरी कायनात को झुकना पड़े तेरी जिद के आगे। तो चलिए इसी मोटिवेशनल शायरी के साथ मैं आपका स्वागत फिर से एक बार कर देता हूँ, ठीक ना। तो चलिए आज की टॉपिक जो है श्वसन तंत्र, ठीक ना, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी कहिए चाहे रेस्पिरेटरी कहिए, ठीक ना। सिस्टम पार्ट 2 है, यानी कि अगर पार्ट 1 नहीं देखिए तो आप पार्ट 1 पहले जाकर देख लीजिए डिस्क्रिप्शन में, ठीक ना, वहाँ पर लिंक आपको मिल जाएगा। बहुत शानदार पार्ट है, ठीक। तो श्वसन तंत्र तो आप जानते ही होंगे, सांस लेने की क्रियाएं, ठीक ना। तो उसमें फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट जब तक नहीं देखेंगे आपका कंप्लीट नहीं होगा, ठीक। तो उसको पहले कंप्लीट करिए, ठीक ना। तो यहाँ पर आइए हम देखते हैं श्वसन मार्ग। अब यहाँ से शुरू करते हैं पार्ट 2 में श्वसन मार्ग। तो श्वसन मार्ग क्या होता है, देखिए वायु जिस मार्ग से जाती है उसे श्वसन मार्ग कहते हैं। यानी कि जैसे इस मार्ग से भोजन जाता है उसे क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। उसी प्रकार से जिस मार्ग से आपका श्वसन जाता है उसको हम कहते हैं श्वसन मार्ग, ठीक ना। तो श्वसन मार्ग वायु जिस मार्ग से जाएगी उसे हम क्या कहेंगे, श्वसन मार्ग कहेंगे। ऑक्सीजन ले जाने की क्रिया कौन करता है भाई, ऑक्सीजन तो फेफड़ा ही खींचता है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए पहले आते हैं नासा छिद्र, यानी कि यहाँ पर देखिए 10 चीज़ लिख लिए हैं। नासा छिद्र, नासा कपाट, ये 10 चीज़ मेन चीज़ है, ठीक ना। 10 ये आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद इसमें आएंगे तो कुछ बता देंगे, ठीक ना, अलग से। तो यहाँ पर देखिए पहले नासा छिद्र क्या होता है। तो नासा छिद्र आप जानते होंगे कि ये नाक का जो 2 आपको छिद्र दिख रहा है, ये नाक का जो छिद्र दिख रहा है, ठीक ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, नासा छिद्र बोलते हैं, ठीक। अब देखिए आगे आते हैं, दूसरा है नासा कपाट। अब नासा कपाट क्या होता है, तो देखिए ये जो नाक के ऊपर का जो यहाँ पर हड्डी दिखाई दे रही है, जहाँ पर मारने से चोट लग जाती है, ठीक ना, ऐसे मारेंगे तो चोट लगेगी, तो इस हड्डी को हम कहते हैं नासा कपाट। यहाँ पर क्या होता है, म्यूकस होता है। क्या होता है, म्यूकस। अब म्यूकस क्या है, तो म्यूकस मैं बता चुका हूँ नाक जब पढ़ाया था तब, ठीक ना। तो म्यूकस देखिए, म्यूकस क्या होता है, एक चिपचिपा पदार्थ होता है, ठीक ना, जो यहाँ पर रहता है आपके नाक के ऊपरी हिस्सा में रहता है, ठीक ना। सर्दी नहीं हुई रहेगी तब भी वो रहता है चिपचिपा पदार्थ। हाथ उंगली डालकर देखेंगे तो वहाँ पर चिप 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 करता है। वो किस लिए होता है कि देखिए नाक में जो बाल होते हैं वह धूल के कण को अगर नहीं रोक पाते हैं तो जो धूल के कण होते हैं बचकर जो जाते हैं वही म्यूकस में चिपक जाते हैं, ठीक ना। म्यूकस चिपका लेता है, वही फिर एक आध 2 दिन के बाद आप इस तरह से निकाल लेते हैं नेक्टी के रूप में, ठीक ना। उसी कहते हैं म्यूकस का काम करता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर आते हैं इसको क्या बोलते हैं, ग्रसनी, ठीक ना। तीसरा है आपका ग्रसनी। ग्रसनी यानी कि इसको बोलेंगे फेरिंस, ठीक ना। फेरिंस क्या है, ग्रसनी। ग्रास नली नहीं, ग्रसनी, ठीक ना। ग्रास नली दूसरा होता है। ग्रसनी क्या है, जिसको हिंदी में बोलते हैं हल्लक। हल्लक क्या है, देखिए ये जो अंदर आप मुंह बाते हैं इस तरीके से अंदर दिखाई देता है इस तरह लाल सा, ठीक ना, वही हल्लक है। जो आपका जगह दिखाई दे रही है वही आपकी अंदर, ठीक ना, वो हल्लक है, ठीक। हल्लक यानी कि जो जगह है वो ग्रसनी, उसी को हम कहेंगे ग्रसनी या हल्लक कहेंगे, ठीक ना। और इंग्लिश में क्या कहेंगे, फेरिंस। क्या कहेंगे इंग्लिश में, फेरिंस कहेंगे। अब देखिए आगे आते हैं लेरिंस। लैरिंस क्या होता है, लैरिंस देखिए स्वर तंत्र है। लैरिंस क्या है, स्वर तंत्र। ये क्या होता है, ये यहाँ पर होता है स्वर तंत्र, यानी कि यहाँ पर जब ऐसे बोलता है तो देखिए आवाज़ियाँ मेरी कैसे हो गई, इस तरह से हो जाएगी, ठीक ना। तो इसको जब पकड़ लेता है कोई तो आवाज़ निकलना बंद हो जाती है, तो वही क्या होता है, स्वर तंत्र, ठीक। तो स्वर तंत्र आपको पता है लैरिंस को कहते हैं। गले का वॉइस बॉक्स भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं, गले का वॉइस बॉक्स कहते हैं किसको, लैरिंस को, ठीक ना। ये लैरिंस हो गया, ये इसके अंदर हल्लक जो है फेरिंस हो गया, फिर उसके ऊपर नासा कपाट हो गया, नासा छिद्र हो गया, ये दोनों नासा छिद्र हो गए, ठीक ना। अब इसके आगे आते हैं, देखिए ये क्या करता है, ये मतलब जो लैरिंस होता है, लैरिंस भी एक प्रकार का किसका काम करता है, लैरिंस जो होता है वो मतलब जो आपका आवाज़ जाती है उसको कंट्रोल भी करता है, ठीक ना। यहीं से आवाज़ निकलती है, ये ख़राब हो जाएगा तो आपकी आवाज़ साँ निकलने लगती है। देखते हैं कभी कभी गला बैठ जाता है खांसी की वजह से या फिर सर्दी की वजह से बैठ जाता है गला, तो आपकी आवाज़ कभी कभी भाई निकलने लगती है, साँ निकलने लगती है ना, तो वही आपका यही डैमेज हो जाता है, ठीक। अब देखिए आते हैं इस पर, क्या है, स्वर तंत्र हो गया। ये ट्रेकिया क्या होता है, देखिए ट्रेकिया क्या होता है, श्वास नली होती है। श्वास नली, इसे
कार्टिलेज पकड़ी होती है। कार्टिलेज यानी कि जो यहाँ पर आपको दिख रही है कार्टिलेज, ठीक ना, ये जो कार्टिलेज दिख रही है सी आकार की यहाँ पर बनी हुई है, सी आकार की, इसे कार्टिलेज पकड़ी होती है। इसको किसको, ट्रेकिया को पकड़ी होती है, ठीक ना, कार्टिलेज हड्डी। अब कार्टिलेज जो कान में हड्डी पाई जाती है उसको कार्टिलेज बोलते हैं, और इसमें भी पाई जाती है कार्टिलेज, ठीक ना। तो कार्टिलेज एकदम नरम हड्डी होती है जिसको जलाने पर जल जाएगा, या फिर अगर गाड़ दिए जाते हैं तो कभी कभी कंकाल में देखे होंगे टीवी में कि कंकाल में कान नहीं पाया जाता, ठीक ना। कान में क्यों नहीं पाया जाता है कान, क्योंकि उसमें जो कार्टिलेज की हड्डी बनी होती है बहुत नरम होती है और वह हड्डी सड़ जाती है या फिर जल जाती है, ठीक ना। और यहाँ पर देखिए ये ट्रेकिया है, आपको ये जो नली दिखाई दे रही है ये ट्रेकिया है, फिर इसमें जो आपको लगी हुई है कार्टिलेज की हड्डी, ठीक ना, कार्टिलेज की हड्डी को पता चल गया। अब ये कार्टिलेज अगर नहीं रहता तो क्या होता कि ये जो नली दिखाई दे रही है दोनों अपने में चिपक जाते हैं। जब चिपक जाते हैं तो आप सांस नहीं ले पाते, ठीक ना, दम घुटने लगता और मृत्यु के करीब आ जाती, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर ये ट्रेकिया बहुत मतलब ये जो ट्रेकिया में कार्टिलेज हड्डी है इसका बहुत काम है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर आते हैं तो चौथी पांचवी पॉइंट हो गई ये वाला। आते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई क्या होता है, तो ब्रोंकाई देखिए ट्रेकिया का दो भागों में बटना, ठीक ना। जो ट्रेकिया, ये ट्रेकिया आ रही है, जो ये ट्रेकिया आ रही है यहाँ से, ये दो भागों में ऐसे बट जाता है। ये दो भागों में क्या हुआ, बट गया। इसी दो भाग को हम क्या कहेंगे, ब्रोंकाई कहेंगे। क्या कहेंगे, ब्रोंकाई, ठीक ना। इसी दो भाग को क्या कहेंगे, ब्रोंकाई कहेंगे। अब देखिए उसके नीचे आते हैं ब्रोंकियोलेस, ठीक ना। ब्रोंकियोलेस क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए ब्रोंकियोलेस का काम कौन कर रहा है, तो यहाँ पर जो ब्रोंकाई है उसी में से एक निकला हुआ है। देखिए यहाँ पर एक यहाँ से निकला, एक यहाँ से निकला, एक यहाँ से निकला, इस प्रकार से उसका कई भाग हो गया है ना, तो उसको बोलेंगे ब्रोंकियोलेस। क्या बोलेंगे, ब्रोंकियोलेस। तो ब्रोंकियोलेस में देखिए ये फूल पत्ती की तरह, देखिए ये गुच्छा गुच्छा की तरह पाया जा रहा है इस प्रकार से। तो इसको हम बोलते हैं एल्वियोल, ठीक ना, एल्वियोल बोलेंगे। तो एल्वियोल का काम क्या होता है कि जो एल्वियोल होता है वहीं पर आपकी जो ऑक्सीजन होती है, जो वायु होती है वहीं तक जाती है, ठीक ना। यही इसका मेन है, ठीक ना, यहीं पर पहुंचना होता है, ठीक। और देखिए जो कोरोना होता है, कोरोना आपका ये दोनों क्या कर देता है, ये ट्रेकिया से लेकर, ये एलियोल से लेकर, ब्रोंकाई से लेकर, ये पूरा पैक कर देता है। यानी कि इतना ज़्यादा एक कोरोना जाएगा तो उसमें फोटोकॉपी की मशीन भी होती है, इसमें ज़्यादा कोरोना बनाने लगती है, ठीक ना। तो कोरोना ज़्यादा उत्पन्न होने लगेंगे आपके शरीर में, और यही क्या होता है, जाम होने लगता है, ठीक। तो कोरोना किस अंग को प्रभावित करता है, फेफड़े को करता है, ठीक ना। कोरोना फेफड़े को प्रभावित करता है, ये भी जान लीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, एलियोल्स तो जान लिए ना, गुच्छा टाइप स्ट्रक्चर होती है, इसमें वायु पहुंचना इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्व मतलब काम है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए फिर ये एलियोल से क्या होता है, जो एलियोल से ऑक्सीजन जो वायु जाती है आपकी एलियोल्स में, ठीक ना, एलियोवियल क्या बोलते हैं यार, एल्वियोल, ठीक ना। एल्वियोल में जब आपका ये ऑक्सीजन जाता है तो ऑक्सीजन का काम क्या है, ब्लड, यानी कि ये एल्वियोल जो होता है ये ब्लड को दे देता है ऑक्सीजन, ठीक ना। ये क्या करता है, एल्वियोल ब्लड को दे देता है ऑक्सीजन, और यह ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन को लेकर सेल को दे देता है। किसको, सेल को, यानी कोशिका को दे देता है। फिर कोशिका किसको देता है, माइटोकॉन्ड्रिया को दे देती है, ठीक ना। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को ही ज़रूरत पड़ती है, हीमोग्लोबिन भी वहीं पर रहता है, ठीक ना। तो हीमोग्लोबिन का ही काम होता है इसको ऊपर नीचे करना, किसको, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक ना। अब आइए देखिए यहाँ पर आते हैं डायफ्रेम, ठीक ना। डायफ्राम कहिए चाहे डायफ्रेम कहिए, तो डायफ्राम इसको बोलेंगे। तो डायफ्राम का क्या काम होता है, तो देखिए डायफ्राम ये फेफड़े के नीचे लगा होता है इस प्रकार से, ठीक ना। डायफ्राम क्या होता है, ये फेफड़े के नीचे इस प्रकार से लगा होता है। जब हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम नीचे चला जाता है, यानी कि इस तरह से मुड़ा हुआ है तो इसके बराबर में हो जाता है, ठीक ना। तो इसके बराबर में हो जाता है, एक सिंपल में हो जाता है एकदम बराबर में, ठीक। तो डायफ्राम जब हम सांस लेते हैं तो नीचे चला जाता है, और जब सांस ऊपर करते हैं तो डायफ्राम जो होता है उसको फेफड़े के पास इतनी ताकत नहीं है कि सांस को फेंके, ठीक ना। लेकिन वो किसके मदद से फेंकता है, वो आपका डायफ्राम की मदद से फेंकता है, ठीक। तो डायफ्राम क्या करता है, जब ऊपर उठता है तो वही हम सांस को बाहर फेंकते हैं, ठीक। अगर आपका कोई जो डायफ्राम कह दिया कि हम गुस्सा हो गए, हम नहीं ऊपर उठेंगे, तो क्या करेंगे आप, ससिए नहीं ऐसे निकालेंगे, नहीं निकलेगी सांस, ठीक ना। वही डायफ्राम 70%, 60 से 70% तक काम करता है डायफ्राम सांस बाहर फेंकने में, ठीक ना।
यानी कि श्वसन में, ठीक। तो फेफड़े की बहुत ज़्यादा सहायता कौन करता है? डायफ्राम करता है। अब बात करेंगे थोड़ा सा इस फेफड़े के बारे में, हो गया ना। अब थोड़ा सा इस पर बात करेंगे कि हिचकी क्यों आती है, ठीक। आपको देखिए जो यहाँ पर डायफ्राम अभी बताए हैं, डायफ्राम जो होता है ये क्या करता है? डायफ्राम की सांस को ऊपर फेंकता है, ठीक ना, कि क्योंकि फेफड़े के पास उतनी हिम्मत नहीं रहती है, ताकत नहीं होती है कि वो ऊपर फेंक पाए, ठीक ना। वो तब डायफ्राम से क्या विनती करता है, भाई फेंक, जल्दी फेंक, नहीं तो मर जाएंगे इधर। तो क्या करता है? डायफ्राम उठता है, इसे फेंकता है, ठीक ना। तो डायफ्राम नीचे आता है, सांस लेते हैं, डायफ्राम ऊपर जाता है तो सांस बाहर जाती है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर एक झिल्ली लगी होती है, यहाँ पर देखिए ये वाली जो झिल्ली लगी होती है इसमें, ठीक ना, फेफड़े के ऊपर एक दोहरी परत लगी होती है। इस परत को हम क्या कहते हैं? प्लूरा मेम्ब्रेन कहते हैं, प्लूरा मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक ना। इसको क्या बोलते हैं? प्लूरा मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब ये आपका लंग्स है, फिगर उगर आप बढ़िया से बना लीजिएगा, ठीक ना। उतना अच्छा नहीं बना है, फिर भी बढ़िया है। अब देखिए क्या होता है यहाँ पर, एपिग्लोटिक्स क्या है, ठीक ना। जैसे आपको हिचकी आती है, जब आप खाना खाते हैं तो हिचकी आती है, क्यों आती है? तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, तो ये देखिए आपकी जो नली है, ठीक ना, यहाँ से नली गई रहती है, ये देखिए फूड वाली नली होती है, और ये देखिए एयर यानी कि वायु यानी ऑक्सीजन वाली नली होती है, ठीक ना। तो दोनों नली क्या होती है, जब आप खाना खाएंगे तो इस एपिग्लोटिक्स को पता चल जाएगा, एपिग्लोटिक्स को पता चल जाएगा, देखो भोजन आ रहा है, खाना आ रहा है, खाना आ रहा है, घूम जा, इधर की घूम जा। तो एयर वाले को मुंह देती है, ठीक ना, और भोजन वाला जो रास्ता है उसको खोल देगा, भोजन आपका इधर चला जाएगा, ठीक। और जब आप सांस लेंगे तो सांस लेने के बाद ये एयर वाला रास्ता, जो सांस लेने वाली जो रास्ता है इसको खोल देगा, और ये फूड वाला जो रास्ता है उसको बंद कर देगा, ठीक ना। तो कभी कभी ये होता है कि आप जैसे दूसरे के बारे में सोचने लगते हैं, कहीं मतलब पुरानी बातें सोचने लगते हैं, या फिर किसी दूसरे के बारे में सोचने लगते हैं, तो आपका माइंड जो होता है नहीं बता पाता है कि हमें मुड़ना है, फूड वाले को खोलना है और एयर वाले को मुड़ना है, तो ये घूम जाती है फूड की तरफ, ठीक ना। इधर जो नली गई है इस नली की तरफ घूम जाती है, और यही क्या होता है कि आपका फूड जब इधर आने लगता है तो ये फेफड़ा कहता है कि इधर कहाँ आ रहे हो, इधर कहाँ आ रहे हो। तो ये फेफड़ा और इसके कई जो यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं तो वो सब क्या करते हैं, धक्का मारते हैं इसे ऊपर की तरफ, ठीक ना। जब ऊपर की तरफ धक्का मारती है तो यही क्या आती है, आपको हिचकी आने लगती है, ठीक। तो आप पानी पीते हैं, फिर एक बार धक्का मारेंगे, जब पानी पिएंगे तुरंत एक बार और हिचकी आएगी, ठीक ना। फिर उसके बाद ये भोजन जो होता है इस नली में जाता है, ठीक, दूसरी वाली नली में यानी कि फूड वाली नली में जाता है, ठीक ना। तो इसका भोजन का इसमें कोई काम नहीं, इसमें एयर रहता है, और इसमें जो है इसमें भोजन का काम है, ठीक। ये एयर वाले में नहीं जाना है उसको। अब एक बात बताइए, जैसे कि आप तो बता नहीं पाते हैं कि जो एपिग्लोटिक्स है, एपिग्लोटिक्स को बता नहीं पाएंगे कि इधर भोजन आ रहा है, इधर मुड़ जा, इधर मुड़ जा। और आप ये भी नहीं बता पाएंगे एयर आ रहा है, इधर मुड़ जा, तो इधर मुड़ जा, ये नहीं बता पाएंगे ना। तो इसको कौन कंट्रोल करता है? आपका माइंड कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन कंट्रोल करता है। आगे चलते हैं तो देखिए यहाँ पर जो आपका ऑक्सीजन आता है, ठीक ना, जो ऑक्सीजन आता है इस नली से, तो इस नली से होकर यहाँ पर आता है, ये जो गुच्छा टाइप आपको दिख रहा है, ठीक ना, एलिवियोल में आता है। कहाँ पर? एलिवियोल में आता है, और एलिवियोल में से कहाँ जाता है? एलिवियोल ही सबको क्या करता है, यहीं पर ब्लड होता है, और ब्लड में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। वही हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को सबको बांटता है, इधर करता है, इधर तुम लो, ये तुम लो, तुम लो, तुम लो, ठीक है। इस प्रकार से क्या करता है? ऑक्सीजन को बांट देता है, और ब्लड का काम चलता रहता है, ठीक। और जो कार्बन डाइऑक्साइड बचा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इधर उधर से हीमोग्लोबिन बटोर करके लाता है, यहाँ पर दे देता है, और ये फेफड़ा को देता है, और फेफड़ा इससे कहता है कि भैया डायफ्राम चल अब धक्का मार, ठीक ना। तो ये धक्का मतलब धक्का मारता है, तो धक्का मारने के बाद क्या होता है? वही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाई का आदान प्रदान कौन करता है? Hb यानी कि हीमोग्लोबिन करता है, ठीक ना। अब यहाँ पर आइए टाइडल वॉल्यूम का मतलब क्या है कि टाइडल वैल्यू का मतलब ये है कि एक बार में जितना सांस ले सकते हैं, ठीक ना। एक बार में हम जितना सांस लेते हैं वही टाइडल वॉल्यूम है, ठीक ना, वॉल्यूम है। तो एक बार में हम 500 ml का मतलब समझते हैं। देखिए ये जो बाटल आपको दिख रहा है ये 500 ml का है, और इतना ही एक बार में हम इतना ही सांस लेते हैं। इसमें जितनी वायु भरी है, पानी मत भर लेना कि इतने पानी के कंपैरिजन में मत करना, ठीक ना। पानी और हवा का कोई कंपैरिजन नहीं होता है भैया, बहुत ज़्यादा हवा तो हल्की होती है, और जो पानी का वजन होता है, ठीक ना। तो इसमें जितनी हवा भरी है एक बार में हम नॉर्मली उतना ही सांस लेते हैं, ठीक। उसी को हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, ठीक ना, टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक।
अब देखिए इसमें 500 ml। अब हम जैसे पहले हम लोग बचपन में खेलते थे गिनती वाला खेल, ठीक ना। गिनती वाला खेल मतलब एक सांस में कितना ज़्यादा कौन गिन देता है, ठीक ना। तो ऐसे सांस लेते थे, खूब बड़ी सांस लेते थे, फिर उसमें गिनना शुरू करते थे। कोई 200 पहुँचता था, कोई 150, कोई 100, इसी तरह पहुँचते। तो जिसका मतलब ये टोटल लंग्स कैपेसिटी जिसका ज़्यादा रहेगा वो ज़्यादा देर तक गिन पाएगा, ठीक ना। और इसमें जितना एम एल गैस इसमें है उतना ही आप एक बार में सांस लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए टोटल लंग्स कैपेसिटी एक बार में अधिकतम सांस की मात्रा जो होती है 6000 ml होती है। 6000 ml का मतलब 6 लीटर, ठीक ना। 6 लीटर आपका जो लंग्स होता है उसका कैपेसिटी होता है 6 लीटर आपका गैस मतलब भर सकता है, ठीक। अब देखिए आदमी 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेता है, ठीक। वही बच्चे जो होते हैं 1 मिनट में 25 बार सांस लेते हैं। कितने बार? 25 बार। अगर आदमी सोया हुआ है तो 12 या 13 बार सांस लेगा 1 मिनट में। अगर बच्चे सोए हैं तो 20 बार ही सांस लेंगे, ठीक ना। फिर भी वो बच्चे ज़्यादा ही लेते हैं, ठीक, क्योंकि बच्चे का जो फेफड़ा होता है छोटा सा होता है और वो हाली धक्कर सांस ले लेते हैं। और आदमी का फेफड़ा बड़ा होता है तो 1 मिनट में 18 16 इसी इतना ही सांस ले पाते हैं, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर आते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आप जान लिए ना, ये सब पूरा जानकारी आपको हो गई। अब इसके आगे थोड़ा सा चलते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर, ठीक ना। अब जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है तो जो पर्वतारोही होते हैं, जो पर्वत पर चढ़ने वाले होते हैं, वो क्या लेकर जाते हैं? देखिए वो पर्वत पर जो चढ़ने वाले होते हैं ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन लेकर जाते हैं, ठीक ना। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की मिलावट होती है उसमें, सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होता है उसमें, ऑक्सीजन नाइट्रोजन दोनों होता है। फिर जो समुद्र में जाते हैं वो भी ऑक्सीजन और प्लस में नाइट्रोजन उसमें मिला होता है, ये लेकर जाते हैं, ठीक ना। और जो गहरा समुद्र होता है, अगर 300 फीट नीचे जा रहे हैं तो उसमें ऑक्सीजन और हीलियम लेकर जाते हैं, ठीक। तो ज़्यादा नीचे जाएंगे तो हीलियम और ऑक्सीजन लेकर जाना पड़ेगा, और ज़्यादा ऊंचा भी जाएंगे तो ऑक्सीजन और हीलियम गैस लेकर जाना पड़ेगा। ऊंचा पर्वत यानी कि 200-300 फीट हो ऊंचा, या फिर 200-300 फीट नीचे जा रहे हैं तो भी ऑक्सीजन और हीलियम ही लेकर जाना पड़ेगा, ठीक ना। अब क्यों ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि जब हम सांस लेते हैं तो नाइट्रोजन भी अंदर जाता है, ऑक्सीजन भी अंदर जाता है, ठीक ना। तो सब लोग साथ में जाते हैं और बाहर भी आते हैं। उसी प्रकार हमें ज़रूरत पड़ती है अंदर। सिर्फ ऑक्सीजन लेकर जाएंगे तो काम नहीं चलेगा, उसमें ऑक्सीजन नाइट्रोजन होना चाहिए, नहीं तो हीलियम हो, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए जब बहुत ऊंचे जाएंगे तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन जाएगा, मतलब पर्वत पर चढ़ेंगे तो नॉर्मली चढ़ेंगे तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन, और बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर अगर जाना है तो ऑक्सीजन और हीलियम दोनों जाएगा, दोनों लेकर जाना पड़ेगा, ठीक ना। फिर यहाँ पर देखिए आईसीयू में जो वेंटिलेटर के द्वारा ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन चढ़ाई जाती है, ऑक्सीजन लगाई जाती है, तो एक प्रकार से जैसे अगर नॉर्मल में कोई बीमार है आईसीयू में है नॉर्मल में, तो उसको सिर्फ एक ऑक्सीजन का एक मास्क टाइप लगा दिया जाता है जिससे वो अपने से ऑक्सीजन खींच लेता है, ठीक ना। मतलब अपने से ऑक्सीजन खींच लेता है वेंटिलेटर द्वारा, ठीक। फिर उसके बाद जब मतलब बहुत सीरियस में कोई बीमार होता है तो उसको पंपिंग मशीन द्वारा पंप किया जाता है नाक में जो नली लगा करके, ठीक ना। नाक में एक नली लगा दिया जाता है ऑक्सीजन का, और उसमें ऑक्सीजन और हीलियम दोनों गैस दी जाती है, ठीक ना। तो उसको पंपिंग मशीन द्वारा पंप किया जाता है। जो बहुत सीरियस कोई अगर बीमार हो जाता है तब यह नली लगाई जाती है, ठीक ना। वरना ऑक्सीजन का सिर्फ एक मास्क लगा दिया जाता है, वो अपने से खींच लेता है, ठीक। तो ये था पूरा फेफड़ा, ठीक ना। ये फेफड़ा या फिर मान लीजिए श्वसन तंत्र था, पूरा श्वसन तंत्र आपका ये समाप्त हुआ। और अगर पहली वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाकर देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक ना। बाय बाय।